हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आईबी एसीआईओ ग्रेड 2 के लिए जीके के कुछ टॉप 25 क्वेश्चंस। तो ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। इसमें बहुत सारे पार्ट में आपके लिए लेके आऊँगा जीके के क्वेश्चंस के लिए, ताकि जो एसीआईओ की तैयारी है वो आपकी प्रॉपर हो सके और आपको सफिशिएंट कंटेंट मिल सके और आप भी इस एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट हो सकें। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉपिक्स होंगे, जैसे हिस्ट्री को लेकर के कुछ होंगे, कुछ ज्योग्राफी को लेकर के होंगे, इकोनॉमिक्स को लेकर के होंगे, पॉलिटी को लेकर के होंगे। तो वो सारे मैं यहाँ पे कवर करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे हमने 25 जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए हुए हैं। देखिए, जो पिछले पेपर्स हैं, खास तौर पे इसमें जो जीके के क्वेश्चंस है वो सारे आपको नहीं पढ़ रहे हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर सारे क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं तो आप अपना समय वेस्ट करें। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस अगर वहाँ पे देखा जाए तो ऐसे मिलेंगे जो करंट को लेकर के हैं। जैसे उस समय अगर 2012 का पेपर है तो उस समय किसी और देश के राष्ट्रपति कौन थे, उस समय इंडिया की जीडीपी क्या थी, बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना था, तो वो 2011 और 12 के बारे में चर्चा की जा रही होगी। उस समय किसने कोई पुरस्कार जीता होगा, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई होंगी। और उसको आप अगर पढ़ के रखेंगे, रटेंगे, तो उससे कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। अगर वही आपको याद रहेगा तो गलत क्वेश्चन आपका वो जरूर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टैटिक आपके पूछे जाते हैं, जिनका पता आपको होना जरूरी है, वो आपको जरूर पढ़ के रखने हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और सिर्फ क्वेश्चन से नहीं डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको भी अच्छी नॉलेज मिल सके उन सारे टॉपिक्स को लेकर के। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इंडियाज डीआरडीओ हैज डेवलप्ड अ पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, व्हाट इज इट नेम। कि इंडिया की डीआरडीओ ने एक पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट बनाया है, उसका नाम क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जो पायलटलेस एयरक्राफ्ट हैं, जिनको हम ड्रोन कहते हैं, ज़्यादातर अमेरिका वगैरह उनका यूज़ करते हैं, देखते हैं बमबारी वगैरह करने के लिए या फिर निगरानी रखने के लिए। तो वैसे ही डीआरडीओ ने भी अपना एक पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट बनाया है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लक्ष्य 2। ठीक है, जिसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है और उसको काम में लाया जा रहा है, लक्ष्य 2 को। बात की जाए अगर लक्ष्य की, तो ये लक्ष्य की जो पहली फ्लाइट थी वो 1985 में हुई थी। 1985 में पहली बार इसे उड़ाया गया था। जो इसके पहले का वर्जन था उसे लक्ष्य नाम दिया गया था। फिर ये एक एडवांस वर्जन इसका लाया गया जिसे लक्ष्य 2 का नाम दिया गया, जो कि ऑपरेशनल है। बाकी के यहाँ पे जो नाम्स लिखे हैं उनको भी समझ लीजिए। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, तेजस। तेजस क्या है, इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया लाइटेस्ट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, मतलब एक लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू विमान है, इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया। नाग के बारे में बात करें तो नाग क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है। और अग्नि 3 के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। अग्नि 3 एक न्यूक्लियर वेपन को कैरी करने में सक्षम मिसाइल है हमारी, सरफेस टू सरफेस, जिसकी रेंज आपसे पूछी जा सकती है। 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मैंने दी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डीआरडीओ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका क्या है, फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन है ये पूछा जा सकता है, तो चेयरमैन इसके इस समय कौन है, एस क्रिस्टोफर। बाद में चल के चेंज हो सकते हैं इसके चेयरमैन, तो वो एक स्टैटिक का पार्ट नहीं है। उसको आपको टाइम टू टाइम मेंटेन करना होगा कि कौन उसमें उसके चेयरमैन है। बाकी चीज़ें लगभग फिक्स हैं। उसका फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। ओके, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर सबमरीन। इंडिजीनियसली डेवलप्ड का मतलब क्या होगा कि भारत के द्वारा ही वो बनाई गई हो, मतलब घरेलू तकनीक से वो डेवलप है, किसी और देश की सहायता नहीं ली गई है। तो वो कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन है जिसको सबसे पहले इंडिया ने डेवलप किया है, तो उसका नाम क्या है, आईएनएस अरिहंत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आईएनएस अरिहंत का नाम आप जान करके रखिए। ऐसे भी पूछा जा सकता है आईएनएस अरिहंत के बारे में कौन सी बातें सही हैं, तो आप बता सकते हैं कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर सबमरीन है। सबमरीन का मतलब समझते हैं, जो पानी के नीचे आपके जहाज होते हैं उनको सबमरीन कहा जाता है। तो यहाँ पे एक आपको टर्म दिख रहा होगा K-15। K-15 आपकी क्या है, K-15 एक मिसाइल है जिसको सबमरीन के द्वारा छोड़ा जाता है। 750 किलोमीटर की लगभग इसकी रेंज होती है। तो ये आपकी न्यूक्लियर वेपन कैपेबल एक मिसाइल होती है जो कि सबमरीन के द्वारा छोड़े जाने में सक्षम होती है, जिसको K-15 का नाम दिया गया है। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं,
अब ये भी एक क्वेश्चन है जो उस समय बड़ा जब ये 2012 का पेपर हुआ था उस समय बड़ा हॉट टॉपिक था सर्न को लेकर के, कि सर्न जो है वो क्या है, लिखा हुआ है द लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी लोकेटेड नियर जेनेवा इन न्यूज़ रिसेंटली। तो कह रहे हैं कि क्यों ये इस न्यूज़ में थी सर्न। तो सर्न में क्या होता था, आपको पता है कि सर्न एक लेबोरेटरी है जो जेनेवा के पास जिसको इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें हम खोज करते हैं कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब वहाँ से वैज्ञानिक पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कैसे बने हैं, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे खोजने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको गॉड पार्टिकल का भी नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, डिस्कवरिंग हिग्स बोसॉन अ न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल। अब इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका नाम किसके ऊपर रखा गया, तो आप कह सकते हैं ये हिग्स बोसॉन नाम है। और इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे इसका नाम रखा गया है। क्योंकि एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था और वहाँ पे बोस को लेकर के 3-4 ऑप्शन थे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी सही ऑप्शन कौन सा होगा इसको टिक करने में। तो आपको भी इसका नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन, हाउ डू यू ऑब्जर्व एवरी ईयर द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। कह रहे हैं कि अक्टूबर का जो पहला मंडे होता है उसे आप कैसे मनाते हैं, किस रूप में मनाते हैं, वो कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं आप या ऑब्जर्व करते हैं। तो अक्टूबर का जो पहला मंडे होता है, ध्यान रखिए मंडे की बात कर रहे हैं, जो पहला मंडे होगा अक्टूबर का उसे मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में। अब वो कौन से दिन पड़ता है, मतलब डेट उसकी क्या है वो मायने नहीं रखती है, वहाँ पे दिन का महत्व है कि अक्टूबर का जो पहला मंडे होगा वो वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी टफ है, इस क्वेश्चन के टफनेस का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है विच कंट्रीज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज वोलेसी जिरगा। जनरली पूछा क्या जाता है, अलग अलग देशों की पार्लियामेंट का नाम पूछा जाता है कि भारतीय पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। यूएसए की पार्लियामेंट को क्या कहेंगे, कांग्रेस कहेंगे। संसद या पार्लियामेंट का नाम पूछा जाता है अलग अलग देशों का, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट का नाम नहीं पूछा गया है, बल्कि पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसे क्या कहते हैं या किसका नाम है ये वो पूछा गया है, जो कि काफ़ी टफ होता है एग्जाम में। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है तो आप नहीं लगा सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, इसमें फालतू का तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसका सही ऑप्शन क्या है, ये है अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका लोअर हाउस माना जाता है, वोलेसी जिरगा के नाम से इसे बुलाया जाता है। ठीक है, अब इसका अपर हाउस क्या है, उसके भी नाम के अंत में जिरगा ही लगता है, लेकिन उसका जो अपर हाउस होता है वो किस नाम से जाना जाता है, उसे मेसरानो जिरगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, एक बार लोअर हाउस पूछ लिया, एक बार अपर हाउस पूछ लिया। तो मेसरानो जिरगा के नाम से जाना जाता है इसका अपर हाउस, किसका, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का अपर हाउस। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, उसे जातीय संसद कहते हैं। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसे क्या कहते हैं, तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट होती है उसका जो नाम है वो है मजलिस-ए शूरा। ठीक है, उसे कहा जाएगा मजलिस-ए शूरा। ईरान की जो संसद है उसका या पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, तो उसकी भी पार्लियामेंट का नाम पाकिस्तान से मिलता हुआ है। उच्चारण में मेरे गलती हो सकती है उर्दू के, मजलिस-ए शूरा ए इस्लामी ये नाम है ईरान की पार्लियामेंट का। तो इन सब की पार्लियामेंट का नाम तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान का जैसे पूछ लिया लोअर हाउस या अपर हाउस, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। इस पे मैं एक सेपरेट पार्ट लेके आऊँगा कि अलग अलग देश जो इंपॉर्टेंट देश, ऐसा नहीं कि सारे 200 देशों को लेकर के आ जाऊँ, जो इंपॉर्टेंट देश हैं एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं उनकी जो पार्लियामेंट है उनका क्या नाम है, ये ताकि मैं आपको बता सकूँ और एग्जाम में आपसे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से फंस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है वेयर आर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च एंड विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर रेस्पेक्टिवली लोकेटेड। ये देखिए बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है, केवल किसी एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं की जा रही, 3 इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे हैं ये आपको बताना है रेस्पेक्टिवली, मतलब उसी सही क्रम में कि पहले जो पूछा गया है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च एंड विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, ये तीनों आपको लाइन से बताना है। तो एक तो आपको एकदम पता ही होगा विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ता है तिरुवनंतपुरम में। आपको ये तो पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है, बाकी चीज़ें न्यूज़ में नहीं रहती। लेकिन आप जो विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर है इसको आप कंफ्यूज कर सकते हैं किसके साथ, श्रीहरिकोटा के साथ। क्यों,
क्योंकि इसरो की ही एक फैसिलिटी है श्रीहरिकोटा में जहाँ से रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं। वो लॉन्चिंग पैड है श्रीहरिकोटा में इसरो का, जहाँ पे भी शायद 1-2 दिन पहले कुछ धमाका होने की भी बात आ रही थी। तो वहाँ पे जो इस फैसिलिटी, उसका नाम क्या है, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि नाम लगभग सिमिलर है। इसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, और जो श्रीहरिकोटा में उसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो सतीश धवन वो जो है वो आपका श्रीहरिकोटा में है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि श्रीहरिकोटा भी एस से स्टार्ट है और सतीश धवन भी एस से स्टार्ट है, जिससे आपकी कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगी। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहीं पे अगर मैं बात करूं इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है बेंगलुरु में। तो एक तो ये पता चल गया कि आपको तिरुवनंतपुरम में है, तो 2 ऑप्शन आप ऐसे ही कट कर सकते हैं। बाकी के बचे 2 ऑप्शन, एक है चेन्नई तारापुर और तिरुवनंतपुरम, एक है हैदराबाद कलपक्कम और तिरुवनंतपुरम। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये पता है कहाँ पे है, कलपक्कम में है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका हो जाता है गलत। तो अगर आपको एक ऑप्शन नहीं पता है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसका सेंटर कहाँ पे है, तो आप आसानी से गेस लगा सकते हैं कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या है सही। वैसे आप जान करके रखिए कहाँ पे है, हैदराबाद में है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो कहाँ पे स्थित हैं, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ इसमें नहीं कि ACIO में पूछा जाता है, SSC में पूछा जाता है, डिफरेंट जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है व्हाट इज वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर क्या है? तो वाखान कॉरिडोर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए वैसे तो। इसका सही ऑप्शन क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा आपका पतला सा जो आपका कॉरिडोर है, जो कि चाइना से कनेक्ट करता है अफगानिस्तान को, वो कहा जाता है वाखान कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ चित्र में, ये आपका क्या है, वाखान कॉरिडोर। देखिए ये आपका जो अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान चाइना से कनेक्ट हो रहा है वाखान कॉरिडोर के द्वारा। ये जो आपका पार्ट है, ये आपका क्या कहला रहा है, वाखान कॉरिडोर। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये जो आपका पार्ट है क्या है, वाखान कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसे इस एक नाम से और जाना जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विच कॉरिडोर सेपरेट तजाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, कि कौन सा ऐसा कॉरिडोर है जो तजाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करता है। तो वो भी आपका आंसर यही है, क्या है, वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर तजाकिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करने का काम करता है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, और इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है व्हाट डज NSAB स्टैंड फॉर इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में NSAB किसके लिए स्टैंड करता है, या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी के जो फुल फॉर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे तो पहले ही भूटान आ गया है, तो ये आपका इंडिया के सापेक्ष में हो ही नहीं सकता है। तो कुछ ऑप्शंस आप ऐसे ही कट कर सकते हैं। वैसे सही ऑप्शन क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लिखा गया है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर। आपको पता है हमारी धरती है और इसके चारों तरफ ओजोन लेयर है, ठीक है। तो ओजोन लेयर का महत्व क्या है हमारे वातावरण में, ये आपको बताना है। तो ओजोन लेयर से क्या है, एक तरीके से ये कहते हैं हम इसको कि ये हमारे प्रोटेक्टिव शील्ड है। जो सन है उससे जो अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ पे निकलती हैं, वो इसी ओजोन लेयर के द्वारा छन जाती हैं और वापस भेज दी जाती हैं, या फिर एब्जॉर्व कर ली जाती हैं, और जो केवल लाभदायक जो किरणें हैं वही हमारे तक पहुँचती हैं, जिससे हमको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है सूर्य की किरणों से। तो इसका काम क्या होता है, एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो लिखा हुआ है इट फिल्टर्स द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ये किसी साइकिल के लिए जिम्मेदार नहीं, सीजन की साइकिल को मेंटेन करने के लिए, मानसून के लिए नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे इसको लेकर के। तो एक ग्लोबल वार्मिंग से है तो इसका रिलेशन, लेकिन ये जो मेन काम इसका है, सिग्निफिकेंस है, वो इसका क्या है कि ये काम करती है अल्ट्रा वायलेट रेस को छानने का, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह क्या है, वो होती है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह। बल्कि जो फोर्थ ऑप्शन था वो आपका प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, ये आपका गलत है। हाँ, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, अगर ऐसा लिखा होता तो ये आपका सही होता कि ओजोन लेयर
किसके लिए जिम्मेदार है या फिर ओजोन लेयर के ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है, तो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ रहा है, उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, मतलब उसमें छेद हो रहे हैं। ओके, अब छेद होंगे तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो फिल्टर नहीं होंगी, फिर अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ेंगी, फिर हमको बहुत सारी बीमारियां होंगी, स्किन कैंसर वगैरह होगा, बोन कैंसर वगैरह होगा, फिर यहाँ पे जो मानव जीवन है धरती पे वो मुश्किल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेस्ले कंपनी लोकेटेड। कह रहे हैं कि जो नेस्ले कंपनी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, किस कंट्री में लोकेटेड है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहले नेस्ले और नोकिया ये बड़े पॉपुलर थे जहाँ के हेडक्वार्टर्स पूछे जाते थे कि कहाँ पे लोकेटेड है। तो नेस्ले जो कंपनी एक स्विस कंपनी है, स्विस कंपनी का मतलब स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। स्विस कंपनी सोच करके कुछ लोग स्वीडन ऑप्शन को टिक करते हैं, जो कि गलत है। स्विस अगर नाम आता है तो उसका मतलब स्विट्जरलैंड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फैमिली ओन्स द हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज इन इंडिया। कह रहे हैं कि हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है जिसके आपको मोटरसाइकिल वगैरह देखने को मिलते हैं और बाइसिकल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वो जो कंपनी है वो कौन सी फैमिली ओन करती है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, हिंदुजा। हिंदुजा आपको पता है बड़ा फेमस नाम है, बहुत ज़्यादा चर्चा में नाम रहता है, क्योंकि ये जो नाम है इसके भी व्हीकल्स होते हैं, लेकिन ये 4 व्हीलर्स होते हैं ज़्यादातर, जिनमें अशोक लीलैंड इसका जो फेमस ब्रांड है जो आर्मी के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसके ट्रक्स वगैरह आते हैं। अशोक लेलैंड आपने नाम सुना होगा, आर्मी के जितने भी ट्रक्स हैं आप देखिए तो अशोक लेलैंड के होते हैं। वो हिंदुजा ब्रदर्स की जो कंपनी है वहाँ से आपके निकलते हैं। इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें अशोक लेलैंड प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पे हीरो ग्रुप की बात हो रही, जिससे हम समझ सकते हैं व्हीकल के बारे में बात की जा रही। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, फिरोडियास। फिरोडियास की भी अपनी एक मोटर कंपनी है जिसको नाम हम जानते हैं काइनेटिक के नाम से। काइनेटिक के भी स्कूटी वगैरह स्कूटर्स वगैरह निकलते हैं, तो वो फिरोडियास के द्वारा ये कंपनी ओन की जाती है, वो फैमिली है। मुंजाल्स जो फैमिली है, मुंजाल जो फैमिली है उसी के द्वारा ये जो हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज है ये ओन की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड वाला। मानसिंह जो है, ये मानसिंह के नाम से बहुत सारे होटल की चेन्स हैं, ये भी बिजनेस में है इंडिया में मानसिंह के नाम से। तो मानसिंह के नाम से होटल की बहुत सारी चेन्स हैं, वो आपकी यहाँ पे आती हैं। तो ये जो फैमिली है होटल की चेन के लिए प्रमुख है। तो ये 3 फैमिली तो आपके मोटर व्हीकल वाले में ही आते थे, जिनमें हिंदुजा का बताया प्रोडक्ट क्या है आपका अशोक लीलैंड, फिरोडियास का क्या है तो वो है काइनेटिक, मुंजाल्स का क्या है हीरो ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है वेयर इज द टीटीकाका द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड लोकेटेड। कह रहे हैं कि टीटीकाका जो लेक है जो कि दुनिया की हाईएस्ट लेक है, मतलब सबसे ऊंचाई पे स्थित लेक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। बहुत स्पेसिफिक सा आंसर है इसका, पेरू और बोलीविया का जो बॉर्डर है वहाँ पे स्थित है ये लेक। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम टिटिकाका लेक, दुनिया की सबसे ऊंची लेक कहाँ पे स्थित है, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है एट विच पॉइंट ऑफ अर्थ देयर इज नो ग्रेविटी, की अर्थ के कौन से पॉइंट पे ग्रेविटी नहीं होगी। तो अर्थ के कौन से पॉइंट पे ग्रेविटी नहीं होगी, पहला ऑप्शन है एट नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो यही नहीं, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे भी ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो वहाँ पे जो बर्फ़ के इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं सब तैर रहे होते, ठीक है। तो वहाँ पे अगर देखा जाए इक्वेटर की तुलना में ग्रेविटी कम है, लेकिन जीरो नहीं है। नो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, लेस ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं। इक्वेटर पे तो आपको पता है कि इक्वेटर पे ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। ऑन द ओशियन सरफेस वहाँ भी ग्रेविटी होती है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ, किस अर्थ के सेंटर, मान लीजिए आपका अर्थ है, अर्थ समझिएगा, इसका ये सेंटर है जिसको कोर के नाम से हम जानते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं होती। बड़ा टॉप एकदम क्या कह सकते हैं कि स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि ग्रेविटी कहाँ पे नहीं होगी एकदम से, वो होगी अर्थ के सेंटर पे। ओके, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप। इस घटना को अगर आपको समझना है तो आप एक मैग्नेट का एग्जाम्पल लेकर के इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है What is the main chemical component of vinegar। जो विनेगर का मतलब सिरका, हिंदी में शायद विनेगर को सिरका ही कहते हैं, शुद्ध इसका उच्चारण है कि विनेगर में जो मेन केमिकल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मतलब टोटली पूछा जा रहा है कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ये 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा, ये होता है एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड नींबू वगैरह में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, या भी जो भी खट्टे इस तरह के पदार्थ होते हैं संतरे वगैरह, उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है।
टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? तो मेरे ख्याल से टार्टरिक जो एसिड है वो आपका पाया जाता है सेब वगैरह में पाया जाता है, ग्रेप्स वगैरह में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड है वो किस में पाया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड मेरे ख्याल से नाइट्रिक एसिड अनार में पाया जाता है। जो फल है उनका नाम मैं ले रहा हूँ, अनार में पाया जाता है, क्योंकि फलों को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। तो नाइट्रिक एसिड आपका अनार में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो नाम है आपको याद रखने चाहिए कि जो फूड्स हैं उनमें कौन कौन से एसिड वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है। आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड्स। जो पैडी फील्ड्स मतलब घास के मैदान होते हैं, वहाँ से कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है? तो वो कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है जो रिलीज होती है। आप इसको याद करके रखिए कि जो भी पैडी फील्ड्स हैं वहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है? मीथेन गैस वहाँ से रिलीज होती है। मतलब गैस तो बहुत सारे होते हैं, रिलीज होने का मतलब सबसे अत्यधिक मात्रा में मीथेन गैस वहाँ से रिलीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, which of these is not a micronutrient essential for प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ। कह रहे हैं कि प्लांट की ग्रोथ और हेल्थ के लिए इनमें से कौन सा ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो इसेंशियल नहीं है, उसका होना जरूरी नहीं है, उसके हुए बिना भी प्लांट आसानी से ग्रो और हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीज होता है, आयोडीन की जरूरत प्लांट को नहीं पड़ती है, बोरॉन भी होता है, जिंक भी होता है, कॉपर भी होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो अगर ये सब आते हैं तो ये समझिएगा कि इन सब की ज़रूरत है, लेकिन आयोडीन की ज़रूरत प्लांट को नहीं पड़ती है ग्रोथ के लिए या हेल्थ के लिए। इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जिसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो होती है? तो उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सिन। देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका तैयार रहे, सिर्फ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे नहीं रह रहा हूँ। तो ये हार्मोन होता है ऑक्सिन जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं पे प्लांट की ग्रोथ में सेल डिवीजन हो, इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग फोर इज एन ऑड मैन आउट। किन में चार में से कौन सा ऐसा है जो ऑड मैन है, उसको आपको आउट करना है, ठीक है। मतलब इनमें से तीन एक तरह ही होंगे, तीन किसी एक फील्ड के होंगे, या फिर किसी एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर, किसी भी तरीके से तीन लोग रिलेटेड होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो कि रिलेटेड नहीं होगा, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो आप सोचेंगे कि पहला ऑप्शन, बहुत सारे लोग 60 to 70% लोग इसको टिक करके आगे आएंगे, नीचे देखेंगे नहीं, वो सोचेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर का नाम गलत लिखा गया है तो ऑड मैन आउट, टिक करो और निकलो, आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आपका नाम लिखा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर, ये आपका एकदम सही नाम है। अवनींद्रनाथ टैगोर एक फेमस पेंटर थे इंडिया के, ठीक है। जे स्वामीनाथन का नाम आप जानते ही होंगे, इनका नाम बहुत चर्चा में रहता है, ये भी इंडियन आर्टिस्ट हैं, ये भी पेंटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अकबर पदमसी, ये भी आपके इंडियन आर्टिस्ट हैं और ये क्या है, पेंटर हैं। जावेद अख्तर क्या है, एक पोएट हैं, पोएट्री लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं फिल्मों के लिए। तो ये इनमें अगर पूछा जाए ऑड मैन आउट कौन होगा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन जावेद अख्तर, इसको आप टिक करेंगे। अगर आप अवनींद्रनाथ टैगोर को टिक करते हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बड़ा एकदम ट्रिकी क्वेश्चन था ये, बहुत सारे लोग इसको पहला ऑप्शन टिक करके आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है इन विच कंट्री इज द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड। तो नाम से आपको समझ में आता है इंग्लैंड के महारानी का नाम है विक्टोरिया, तो या तो ये इंग्लैंड में होगा या तो इंग्लैंड के अधीन जो देश रहे होंगे वहाँ पे इस डेजर्ट को नाम रखा गया होगा इंग्लैंड के लोगों के द्वारा ही, ब्रिटिश लोगों के द्वारा। तो इंग्लैंड में तो कोई डेजर्ट है नहीं, तो और कहाँ पे हो सकता है, या तो ऑस्ट्रेलिया में होगा या तो कनाडा में होगा। तो अगर आप देखिए ऑप्शन में तो आपको ऑस्ट्रेलिया नाम दिखता है, और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट हैं, वहाँ पे रेगिस्तानी इलाका भी काफ़ी है। तो अगर आप ऑप्शंस को लेकर के चलिए, जैसे नामीबिया है, नामीबिया में कौन सा डेजर्ट है, तो नामीबिया में एक जो फेमस डेजर्ट है, मतलब पूरा नामीबिया में नहीं है, बहुत सारे देश मिले हुए हैं, उसका नाम है कालाहारी डेजर्ट, ये बड़ा फेमस है। तो नामीबिया भी आप ऑप्शन टिक कर सकते थे। अर्जेंटीना में जो डेजर्ट है उसका क्या नाम है, तो अर्जेंटीना का जो डेजर्ट है वो भी आपका फेमस डेजर्ट है, नंबर 8 का डेजर्ट है दुनिया में, उसका नाम रखा गया है पेंटागोनियन डेजर्ट। तो पेंटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना में है। मंगोलिया का जो डेजर्ट है वो गोबी डेजर्ट है, जो मंगोलिया और चाइना के साथ जो है साझा होता है। भारत में जो है, जो भारत और पाकिस्तान के साथ साझा होता है, उसका क्या नाम है, थार डेजर्ट। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट है उसको नाम रखा गया है विक्टोरिया डेजर्ट, जो दुनिया का नंबर 7वां आपका डेजर्ट है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो पहले नंबर का डेजर्ट है उसका क्या नाम है, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाई मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, कि टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से कौन सी ऐसी घटना है जो नहीं होती। अर्थक्वेक तो होता ही होता है, पहला तो सही है। वोल्केनिक करप्शन भी होते हैं। ओशियन करेंट्स मतलब जो समुद्र की लहरें हैं वो क्या टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होती हैं? नहीं भाई, वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से नहीं होती हैं। आपको पता है ज्वार भाटा भी अगर आता है तो वो मून की वजह से होता है, ठीक है। ओशियन जो करंट्स होती हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स से प्रभावित नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है। वो आप कहेंगे कि सुनामी आती है तो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से होते हैं, सुनामी अलग चीज़ है, ओशियन करंट अलग चीज़ है। जो समुद्र हमेशा समुद्र में लहरें चलती रहती हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से नहीं होता है, ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन देखिए, ओशियानिक ट्रेंच फॉर्मेशन, ये भी टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही होता है। ट्रेंच फॉर्मेशन समझते हैं, जैसे समुद्र में एकदम खाई सी बन जाती है तो उसको ट्रेंच कहा जाता है। तो भी किस वजह से होता है कि जब एक जो टेक्टोनिक प्लेट्स है एक प्लेट दूसरे के ऊपर आती है तो उसकी वजह से जो स्पेस बनता है वहाँ से ट्रेंच बनते हैं। और दुनिया का जो सबसे गहरा ट्रेंच है वो कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच है। कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। उसकी गहराई कितनी है ये कमेंट करके बताइएगा। पूरा का पूरा हिमालय उसके अंदर समा जाएगा, एकदम दिखेगा भी नहीं, इतना गहरा वो ट्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखिए अभी इसकी चर्चा कर रहे थे, अभी ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? पहला ही ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर भी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे वाटर वेपर से, ये ग्रीन हाउस गैस में आता है। मीथेन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, और इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं। अगर धरती पे सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस को ख़त्म कर दिया जाए तो धरती पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो धरती का गर्म तापमान है या फिर कह लीजिए एक आइडियल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड का, वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही पॉसिबल है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो धरती हमारी माइनस में कुछ 18-20 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडी होगी, ठीक है। फिर ऐसी कंडीशन में पूरे 12 महीना रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन आजकल ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन पैदा हो रही है। धरती हमारी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रही है, ज़रूरत से पहले गर्म हो रही है, जिसकी वजह से जो नॉर्थ और साउथ पोल पे बर्फ़ है वो पिघल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी समुद्र में आ रहा है। जो किनारे जो देश बसे हुए हैं समुद्र के, जिनका ऊंचाई समुद्र से काफ़ी कम है, वो डूबने की कगार पे हो। देखेंगे आप आज से 10-20 साल में बहुत सारे देश ऐसे होंगे जिनका नामो निशान मिट जाने वाला है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चरल या फंक्शनल बेसिक यूनिट है किडनी का। तो किडनी की जो बेसिक यूनिट है उसे नेफ्रॉन नाम से जाना जाता है। किडनी को लेकर के जब भी कोई जांच वगैरह होती है तो आप देखते होंगे नेफ्रॉन का नाम सामने आता है, जो कि खून की सफाई का काम करता है। उसमें जो भी वेस्ट वगैरह या फिर यूरिन को फिल्टर करने का काम करता है वो नेफ्रॉन ही होता है। बहुत सारे हमारे अंदर किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका काम होता है सफाई करना, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना। इसमें से कुछ हैं जैसे न्यूरॉन भी कुछ लोग हो सकते हैं, सुने हो नाम, तो न्यूरॉन को टिक लगा सकते हैं। जबकि न्यूरॉन का संबंध हमारे दिमाग से है। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो न्यूरॉन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और आगे भेजे जाते हैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे, तो वो होते हैं न्यूरॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर का नाम आपने पहली बार हो सकता है सुना हो। कह रहे हैं कि ये कौन सा एलॉय है। आपको पता है सिल्वर कोई एलॉय नहीं है। सिल्वर क्या है? मेटल है। एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल को मिला करके कोई प्रोडक्ट बनाएं, मतलब एक तरीके का वो मिश्रण होता है, तो उसे कहते हैं एलॉय। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम लोहे में 0.5% कार्बन मिला दें तो स्टील बन जाएगा, तो स्टील इज एन एलॉय। ओके, तो ऐसे करें कि जर्मन सिल्वर जो है वो कौन सा एलॉय है। तो जर्मन जो सिल्वर है उसका एक और निकनेम है जिसको निकिल सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये नाम पता है तो आप आसानी से बता देंगे कि इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो ही आपका सही होगा। कॉपर जिंक है, निकिल के नाम से इसे जाना जाता है। निकिल सिल्वर के नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि इसमें निकिल होता है, बाकी और किसी ऑप्शन में निकिल नहीं मिलेगा, तो वो आपका सारा क्या है, गलत है। पहला वाला ऑप्शन आप टिक करके चले जाएंगे। सिल्वर नाम इसे इसीलिए दिया गया क्योंकि इसकी जो दूधिया चमक है एकदम सिल्वर की तरह ही होती है। और जर्मन सिल्वर इसे नाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो खोज थी वो एक जर्मन के साइंटिस्ट ने की थी, तो इसीलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर रखा गया। सिर्फ इसको सिल्वर नहीं कहा गया क्योंकि सिल्वर एक मेटल होता है और ये क्या है, एक एलॉय है। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर
क्लाउड सीडिंग की कह रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग के लिए, जिसको ब्रैकेट में लिखा गया है आर्टिफिशियल रेन्स, उसके लिए जो मोस्ट कॉमन सब्सटेंस है वो कौन सा है। आपको पता है कि आजकल ऐसी टेक्निक आ गई है जिसकी वजह से वेदर को कंट्रोल किया जा सकता है और वेदर में बदलाव भी लाए जा सकते हैं। जैसे एक सिस्टम आपका आया है जिसकी वजह से बारिश को रोका जा सकता है, जिसका उदाहरण आपको देखने को मिलता है जैसे अभी हमारा ओलंपिक सेरेमनी हुई थी तो वहाँ पे बारिश होने की संभावना थी, तो वहाँ पर भी उसको यूज़ किया गया था कि जब उद्घाटन समारोह था वो बारिश की वजह से ख़राब ना हो जाए, तो वहाँ पे उसका यूज़ किया गया जिसकी वजह से बारिश नहीं हुई। 100% वो इफेक्टिव है कि नहीं इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं। और यहाँ पर बात होती है कि जैसे भी हम देख रहे हैं कि इरमा वगैरह तूफान आया हुआ है, इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मैन मेड है, मतलब अमेरिका के द्वारा बनाए गए ये तूफान है जिसका कहर अब देखने को मिल रहा है। अब अमेरिका के ऊपर ये कहर बरपा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन इनको भी मैन मेड कहा जा रहा है। तो मतलब बहुत सारी इसके इस फील्ड में भी, वेदर कंट्रोलिंग के फील्ड में बहुत सारी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। उसी का एक नतीजा आपको देखने को मिलता है आर्टिफिशियल रेन, कि हम चाहें तो बारिश करवा सकते हैं आर्टिफिशियल रेन। और उसके लिए जो क्लाउड सीडिंग होती है उसमें जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट यूज होता है वो कौन सा है, आप सबको पता होना चाहिए, वो है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ड्राई आइस तो आप समझते होंगे ना। ड्राई आइस का मतलब कार्बन जो गैस होती है उसको जब हम सुखा लें, तो वो आपको सुखाने का मतलब प्रेशर दे करके जब उसको सॉलिड रूप में कर लें, सही रूप में सॉलिड रूप में कर लें, तो उसे ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका मेन एलिमेंट होता है यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन या फिर क्लाउड सीडिंग में। तो अगर आता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड नहीं होगा तो ड्राई आइस इसमें ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। इसमें पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड के साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्लोराइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है अ थियोडोलाइट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो थियोडोलाइट होता है उपकरण, उसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो अगर आपको पता होगा तब तो आप बता पाएंगे, वरना गेस करने का कोई फायदा नहीं है। थियोडोलाइट जो उपकरण होता है इसको यूज किया जाता है एंगल्स नापने के लिए। कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स जो होते हैं उनके बीच के एंगल्स को नापने में किया जाता है थियोडोलाइट का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का कुछ ये उपकरण होता है। यहाँ पे प्रयोग किया जाता है कि कितना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल है वो यहाँ पे नापा जाता है इस उपकरण के द्वारा। इसको देख भी लीजिए, इसको कहा जाता है थियोडोलाइट। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट ब्रैकेट में इन द सोलर सिस्टम। आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में पहले 9 ग्रह थे, जिसमें से एक ग्रह को हमने बाहर निकाल दिया, प्लूटो के नाम से जिसे जानते हैं। उसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया, डॉर्फ प्लैनेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि जो भी प्लैनेट होते हैं उससे उसकी जो खासियतें हैं वो नहीं मिल रही थी, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो अब बचे टोटल 8 ग्रह। 8 ग्रह में भी यहाँ पे अगर मैं आपको चित्र दिखाऊं तो ये 8 ग्रह हैं, सूर्य के दूरी के सापेक्ष में लगे हुए हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे ऐसे ही रहते हैं एक जगह पे। तो ये जो 4 ग्रह हैं, शुरुआत से 4 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये जो सारे ग्रह हैं सारे के सारे सॉलिड प्लैनेट्स कहे जाते हैं। और इनको कहा जाता है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये इंटीरियर प्लैनेट्स हैं। ये उसके बाद के जो सारे ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे गैसियस प्लैनेट हैं, क्योंकि इनमें जो सॉलिड सतह होती है वो पाई नहीं जाती, सॉलिड सरफेस इसमें पाई नहीं जाती, पूरा का पूरा गैस से ही ये बने होते हैं। इनको गैसियस प्लैनेट का नाम दिया गया। इनकी थिकनेस काफ़ी कम होती है, ठीक है, या फिर कह लीजिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो ये जो प्लैनेट होते हैं ये सारे के सारे गैसियस प्लैनेट, और ये काफ़ी बड़े होते हैं, जाइंट प्लैनेट्स होते हैं, इसलिए इनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। जोवियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी शुरुआत जुपिटर से होती है, जुपिटर के बाद के सारे ग्रह जोवियन प्लैनेट्स में आते हैं। और जोवियन प्लैनेट इसको जुपिटर के नाम पे ही पड़ा हुआ है इसका नाम, क्योंकि ग्रीक में शायद इसका नाम जोवियन का मतलब जुपिटर होता है, मेरे ख्याल से, पूरा कंफर्म नहीं है, वहां से इसका नाम पड़ा हुआ है। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सारे जोवियन प्लैनेट्स यहाँ पे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए वीनस आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि वीनस देखिए यहाँ पे इनर प्लैनेट्स में आता है, एक्सटीरियर प्लैनेट्स में आपका नहीं है, ये इनर प्लैनेट्स में आता है वीनस, जो कि आपका सॉलिड ग्रह है, कोई गैसियस ग्रह आपका नहीं है। गैसियस ग्रह का मतलब आप इससे मत समझिएगा, गैसियस का मतलब वहाँ पे गैस होती है और जो बिना गैसियस प्लैनेट्स हैं वहाँ पे गैस नहीं होती। गैसियस प्लैनेट्स का मतलब सिर्फ इतना है कि वो सारे के सारे प्लैनेट गैस से भरे हुए हैं, वहाँ पे जो सॉलिड सरफेस है उसका अभाव होता है, ठीक है। जैसे अर्थ वगैरह है ये सॉलिड सरफेस पे है, वीनस में भी सॉलिड सरफेस है, जुपिटर वगैरह पे जो आप देख रहे हैं जो इतना बड़ा सा सॉलिड सरफेस नहीं, बल्कि ये पूरे के पूरे गैस से ही भरे हुए प्लैनेट्स होते हैं।
तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 25 क्वेश्चन थे और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। सिर्फ जो क्वेश्चन है उतना ही नहीं बल्कि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकूँ, जिससे एग्जाम में उस क्वेश्चन को लेकर के अगर कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें, उसका आंसर आसानी से दे सकें। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। और जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनमें से अगर आपको जितने के आंसर आते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ये वीडियो, ताकि जो लोग आईबी की तैयारी करें उनको ये सही इन्फॉर्मेशन और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें बल्कि अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर पहुँचाएँ। जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपके लिए कोई भी जो अपडेट हो मिस ना हो पाए आपसे और आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।